एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू में आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी फिजिक्स एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जो फोर्स है, जो बल है, फोर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। होता क्या है मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक बड़ा सा हेवी सा बक्सा है और आपको जो है इसे एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो आप क्या करोगे, इसको टच करके इसको धक्का दोगे, है ना, इसको धक्का दोगे और ये यहाँ आ जाएगी। तो आपने तो उसको टच किया ना, तो आपके बॉडी में, अब वो ऑब्जेक्ट में, जो वो वस्तु जिसको धक्का दे रहे हो उसको तो टच किया आपने, तो ये तो क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया ना, टच हो गया, कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल मान लो लोहे की एक टुकड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे आपने क्या रखा है, एक मैग्नेट, चुंबक। तो मैग्नेट चुंबक क्या करेगा, आपको चुंबक को इसको टच करने का रिक्वायरमेंट, टच नहीं करवाना है, बस चुंबक बगल में रखो, ये अपने आप इसको खींच लेगा। तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। या फिर आपको पता होगा जो ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण जो हमें अपनी ओर खींचता है, तो अगर मान लो आप थोड़ा सा हवा में रहो तो क्या आपको अपनी ओर नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचता है। तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी, आपकी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी हो गए नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आपको बता रहा है कौन से इसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। आप अपने दोनों हाथों को लेकर के रगड़ते हो, है ना, आप उसको जो है रब करते हो, तो जब रब करते हो, रगड़ते हो, तो उससे हीट जनरेट होता है, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन, बिकॉज वो कांटेक्ट फोर्स है। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनर्शिया। इनर्शिया जो है, पहले ये समझो ये क्या है इनर्शिया। न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया, न्यूटन का पहला नियम में ये बताया कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर वो रुका हुआ है या फिर अगर वो चल रहा है, तो वो अपने उसी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चाहता है वो रुका रहे, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है, चल रहा है, तो वो चाहता है वो चलता ही रहे। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया था। तो यहाँ पे पहले में यही बोल रहे हैं ना, पहला स्टेटमेंट देखो, तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट। तो इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एक प्राकृतिक गुण है, जिसके कारण वो क्या करता है कि अपने अवस्था में कोई बदलाव को रोकता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा देखो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ेगा, उसकी मात्रा जितनी बढ़ेगी, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। इनर्शिया, इनर्शिया का स्टेटमेंट कहां से आता है, तो याद रखना है न्यूटन के पहले नियम से। आप लोगों ने जरूर ये पढ़ा होगा कि, या फिर एक्सपीरियंस किया होगा, महसूस किया होगा कि जब गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है तो क्या होता है, तो हम लोग जो है थोड़े से पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप बाइक पे बैठो, जैसे बाइक स्टार्ट हो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। या फिर अगर एक गाड़ी चल रही है, आप बैठे हो, और फिर उसके बाद में जब वो ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? अगेन ये इनर्शिया के कारण, जो जड़त्व है उसके कारण ही ये होता है। न्यूटन का पहला नियम यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो तीसरा जो नियम है मोशन का, वो क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन है तो रिएक्शन होगा, अब वो भी इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो थर्ड लॉ से रिलेट नहीं करता है। तो ये जो पहला वाला है, कि ये वाला पहला वाला क्या है, ये थर्ड लॉ से रिलेट नहीं करता। क्या है मैं समझाता हूं आपको। आप लोगों ने जब क्रिकेट खेला होगा या क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तो जब कभी भी हम लोग बॉल को पकड़ते हैं, कैच पकड़ते हैं, तो होता क्या है, बॉल को पकड़ने के बाद हम अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर खींचते हैं। हम अपने हाथों को पीछे की ओर थोड़ा खींचते हैं, जिससे हमारे हाथों में कम से कम चोट लगती है। तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ जो है वो वर्क कर रहा है। अब बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है। ठीक है, मान लो आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप दीवार से टकरा गए, तो चोट लगती है ना। तो क्यों चोट लगा? क्योंकि आप जब टकराए दीवार से, तो आपने एक तरीके का फोर्स लगाया दीवार पे, तो उसके रिस्पॉन्स में दीवार ने भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाया, जिससे आपको चोट लग गई। या फिर अगर मान लो एक नाव है और नाव में से आप आगे की ओर अगर आपको जंप करते हो, तो आप जब आगे की ओर जंप करते हो तो नाव पीछे जाता है। क्यों पीछे आया? क्योंकि आप आगे गए, तो उसका रिएक्शन में नाव पीछे गया। या फिर आप कभी देखना, अगर मूवी वगैरह में कभी देखना, कि जब गन चलाते हैं ना, तो हाथ का बहुत झटका लगता है हाथ में,
ठीक है, शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि गन में से जब बंदूक में से जब गोली बाहर निकलती है तो गोली तो आगे निकलेगा, जो बुलेट है वो तो आगे निकलेगा, लेकिन जो गन है वो गन पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो यहां इन सभी केस में न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। नेक्स्ट, विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि न्यूटन का जो पहला वाला जो है ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन का दूसरा वाला नियम क्या है ये भी समझ लो। जनरली स्टूडेंट्स को ये समझने में परेशानी होती है, आसान भाषा में समझाता हूं। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, पहले तो मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, पी, तो मोमेंटम क्या आता है? किसी ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, मात्रा है, और उसकी वेलोसिटी, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, गाड़ी है वो चल रही है, तो वेलोसिटी तो कुछ तो होगा ना, तो उसकी मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में बदलाव की जो दर है, मोमेंटम में चेंज होने का जो दर है, इंग्लिश में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये बिल्कुल समान, ये क्या होता है? ये बराबर होता है किसी चीज के समानुपाती होगा फोर्स का। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, है ना, बल के बराबर जो है, बल के क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये यहां से न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये तो कुछ और है, ये तो है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा कि डूबेगा उससे रिलेट करता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। केपलर्स लॉ जो है ना, वो पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है तो वहां पे लॉ अप्लाई होगा, ये अलग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप अपने हाथों को रगड़ते हो, एक हाथ दोनों हाथों को लेकर के रगड़ते हो तो गर्मी होता है ना, हीट जनरेट होता है। तो वहां क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां फ्रिक्शन, वहां घर्षण काम कर रहा है। अब घर्षण भी अलग अलग तरीके का है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि बताओ सबसे ये सही ऑर्डर कौन सा है? तो ये वाला है सही ऑर्डर। सबसे ज्यादा घर्षण जो है वो स्टैटिक में मिलेगा, फिर स्लाइडिंग में मिलेगा, फिर रोलिंग में मिलेगा। देखो मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो एसएससी सीएचएसएल के पीवाईक्यू, जीके पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ ना। आपको चीजें डिटेल में समझनी है तो मेरा एक चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं जनरल नॉलेज की तैयारी करवाता हूँ, तो आप उस चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इन सब चीजों का। बढ़ते हैं आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर, नहीं ये गलत है। फोर्स बाय एरिया ये होता है प्रेशर, यहां तो वॉल्यूम लिख रहा है, देखो वॉल्यूम लिख रहा है, आयतन, है ना। फोर्स बाय एरिया है ना, जब बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल करोगे तब जाके आपको मिलेगा प्रेशर, दबाव। उसके बाद क्या बोल रहा है? लिक्विड कैन एग्जॉर्ट प्रेशर ऑन द वॉल कंटेनर। हाँ ये सही है। मान लो आपने कंटेनर लिया, एक डब्बा लिया, और डब्बे के अंदर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड क्या इसके दीवार पे प्रेशर अप्लाई करेगा? हाँ बिल्कुल करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैन कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन बट नॉट इट्स शेप, ये गलत है। देखो कोई गाड़ी मान लो चल रही है, कोई अगर गाड़ी चल रहा है तो वो कौन से स्टेट में है? तो वो मोशन के स्टेट में है, गति की अवस्था में है। अब वो किसी जगह पे टकरा गई, किसी दीवार से टकरा गई, तो वो मोशन का स्टेट से क्या में आ जाएगा? रेस्ट के स्टेट में आ जाएगा। वो गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जाएगी, तो स्टेट तो चेंज होता है ना। तो फोर्स लगाने से, या फिर आपने वो गाड़ी को सामने से आपने रोकने का प्रयास किया, फोर्स लगा के, बल लगा करके, तो ऑब्जेक्ट तो रुक जाएगा, लेकिन क्या उसके शेप में चेंज आएगा? तो हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर गीला सा कुछ है, गीली सी मिट्टी है, आप उस पे एक जम करके एक मुक्का मारो, ठीक है, आप उस पे एक पंच लगाओ जोर से, तो उसका शेप बदलेगा ना, उसका शेप बदलेगा, वो चपटा हो जाएगा। तो बिल्कुल फोर्स लगाने से मोशन का जो है स्टेट भी बदलता है और शेप भी बदलता है ना। आप दौड़ के गए, दीवार से टकरा गए, आपका चेहरे का शेप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नाक वाक टूटेगा कि नहीं? नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अब बॉल पोजेस, एक बॉल है जिसका मोमेंटम दे दिया है 3000 यूनिट। अब बोला ये जा रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दे तो बताओ नया मोमेंटम कितना होगा। मैंने अभी बताया मोमेंटम को दिखाते हैं पी से, तो P इक्वल्स टू एम भी, तो P तो कितना है? 3000 दिया हुआ है, लेकिन मास तो वही है, लेकिन वेलोसिटी को दुगना कर रहे हैं ना, डबल कर रहे हैं, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, तो 6000 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करना है तो बताना है कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, बीच में कुछ नहीं होने से भी आराम से काम हो जाएगा। मैं 3 तरीके समझाता हूं आपको। पहला जो तरीका है वो है कौन सा? तो वो है आपकी कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होगा? मान लो आप एक लोहे का रॉड लो, अब ये वाले छोर को ना आप आग में रखो,
थोड़ी देर बाद आप देखोगे, अब ये वाले दूसरे वाले छोर को आप हाथ से पकड़ो तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे आग है लेकिन धीरे धीरे ये पूरा रॉड गर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ से हीट यहाँ तक आ गया ना। कैसे आ गया? कंडक्शन से। कंडक्शन में क्या होता है कि ये वाली जगह पे जो छोटे छोटे जो आपके अणु जो थे, जो इलेक्ट्रॉन जो आपके अणु जो थे, वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो अणु जो है इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और इनके वाइब्रेशन के कारण वहां पे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, हीट जनरेट होगा और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से ट्रांसफर होगा और हीट ट्रांसफर होगा। तो कंडक्शन में तो ऐसे होता है। कन्वेक्शन में कैसे होता है? आप देखो, आप मान लो जैसे पानी, आप एक कुछ बर्तन में पानी भर के रखो और नीचे आग लगाओ, ठीक है? तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा और ये गर्म पानी फिर ऊपर जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से ना साइकिल जैसा चलता रहेगा, ठीक है? तो ये होता है क्या, कन्वेक्शन। हमारे वायुमंडल में जो हवा जो है वो भी तो ऐसे ही गर्म होता है ना। पहले जमीन के जो, पहले हमारी पृथ्वी के सतह के करीब हमारा लैंड, जो पृथ्वी का जो लैंड जो है, सतह जो है, सरफेस जो है, सरफेस के करीब का जो हवा है ये गर्म होके ऊपर जाता है और ऊपर की ठंडी हवा जो है वो नीचे आती है। तो ये होता है कन्वेक्शन। और तीसरा जो है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हिट जाएगा, बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सूर्य से जब हीट आता है सन हमारे तरफ पृथ्वी में, तो वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू भी आता है। तो इस सवाल के लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडिएशन, ठीक है? देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर जो है आप जरूर करो, ठीक है ना? और बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में हम लोग। अगला जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द लेंस इज करेक्ट। तो लेंस के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस जो है ये पॉजिटिव होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कन्वेक्स लेंस, देखो लेंस को ना ब्रॉडली दो तरीके से देख सकते हो। एक तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस और दूसरा ये वाला जो हो गया इस तरीके का हो गया कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है, हिंदी में नाम यहाँ पे मिल जाएगा आपको, है ना? हिंदी में देखो उत्तल अवतल नाम मिल जाएगा। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जब इसमें लाइट आती है ना तो ये लाइट को एक पॉइंट पे मिला देगा, कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे मिला देगा। और ये कनकेव लेंस, ये क्या है, ये वाला है कनकेव, मैं लिख दे रहा हूं कनकेव। और ये ऊपर वाला क्या था, कन्वेक्स। कनकेव वाला जो ये क्या करेगा, ये लाइट को जो है ना इस तरह से फैला देगा, ठीक है? तो डाइवर्ज कर देगा। एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के मैंने जीके में ये सवाल में क्या देखा है मैंने कि इमेज दे देते हैं और इमेज देके पूछते हैं कि बताओ ये कनकेव है कि कन्वेक्स है। तो इमेज को भी आप ध्यान में रखो, ठीक है ना? और याद रखना, कन्वेक्स जो है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है। और कनकेव जो है ये लाइट को फैला देता है। याद रखना, ये लेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, मिरर के लिए नहीं। मिरर के लिए कुछ अलग है, जो शीशा जो होता है मिरर का कुछ अलग है, ये लेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब अगेन मैं फिर से मैं रिपीट करूं, जो भी एमसीक्यू आप देख रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में जो है बार बार पूछे जा रहा है। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है? तो कनकेव का जो है ना पॉजिटिव होता है कन्वेक्स का, और कनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होता है लेंस का पावर। अब पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। याद रखना, डायोप्टर, ठीक है? डायोप्टर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई एफ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को लिखना है मीटर में, ठीक है? मीटर में, ऐसा यूनिट है डायोप्टर। बढ़ते हैं आगे। द डैश ऑफ द रे इज द एंगल मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सरफेस। देखो, मान लो एक सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, शीशा है मान लो, है ना, कांच है, उस पर एक लाइट ऐसे जब करके आएगी तो जिस पॉइंट जो लाइट जो आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, है ना? आज जिस पॉइंट पे हिट किया, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो तो फिर ऐसे ये हिट करके ऐसे चली जाएगी, है ना? तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है? नाउ इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे हम अगली एमसीक्यू में। रमन वांट टू यूज रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल। रियर व्यू मिरर क्या होता है, आप अपने गाड़ी में देखना, गाड़ी के सामने में जो मिरर लगा रहता है जिससे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पीछे से क्या आ रहा है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो ये किस तरीके का मिरर होता है, तो ये होता है कन्वेक्स मिरर। याद रखना, कन्वेक्स मिरर में आपको हमेशा जो इमेज जो बनेगा ना, कन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज बनेगी हमेशा छोटी बनेगी, हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है? और जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, वर्चुअल, ठीक है? और वर्चुअल के साथ में कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट वाली चीजें राइट में नजर आएगी और राइट वाली चीजें लेफ्ट में नजर आएगी,
ठीक है, इसको इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल होगा। और बढ़ते हैं आगे अगली एमसीक्यू में। एन इमेज फॉर्म लाइक कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो मैंने अभी बताया कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। और कनकेव मिरर से कैसा बनता है? कनकेव मिरर से याद रखना कि रियल बनता है और जो है वर्चुअल, दोनों बनते हैं। ठीक है, रियल और वर्चुअल दोनों बनते हैं, लेकिन कन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनता है। और रियल इमेज कैसा होता है? उल्टा होता है, इन्वर्टेड। रियल इमेज कभी भी देखोगे तो ये इन्वर्टेड होता है। और याद रखना कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगा ना वो हमेशा छोटा बनेगा, और कनकेव मिरर से आपको सेम साइज वाला भी बनेगा, बड़ा वाला इमेज भी बनेगा, छोटा वाला भी बनेगा, मतलब सब तरीके का बनेगा यहाँ पे कनकेव। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। Potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided the temperature remains same. It's called। मान लो एक तार है, एक वायर है, एक वायर का दो छोर है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। और जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, टेम्परेचर सेम है, और करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो है I। तो ये जो V और I किस तरीके से रिलेट होता है? तो V इक्वल्स टू आई आर। ये जो फॉर्मूला है ना इसको बोलते हैं ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। बॉयल्स का, चार्ल्स का जो नियम है ये तो आपका जो है गैस से जुड़ा हुआ है, पास्कल जो है ये भी गैस से जुड़ा हुआ है। मेरी जो केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बनाई है आपकी, जो एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम में केमिस्ट्री में के जो सवाल पूछे गए हैं उसकी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने चार्ल्स बॉयल्स वगैरह समझाया, देख लो आप वहां पे। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत जो है कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग द एनर्जी, तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट 2 जो है ना सही नहीं है। क्यों, मैं समझाता हूं। ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी mv/2 नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम अभी का स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, अब बाकी जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है। देखो पोटेंशियल, एक और होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो भी जान लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसमें गति है, मूव कर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति है उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण, मान लो आप अपने घर के छत के ऊपर में एक ईंटा रख दो, ईंट रख दो, ब्रिक, तो वो ईंट में कौन सा एनर्जी आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक हाइट पे है। तो हाइट के कारण जो एनर्जी होगा वो होगा पोटेंशियल। सिर्फ हाइट नहीं, उसके शेप के कारण भी। आप अगर एक रबर लो और रबर को खींच के एकदम ना जो खींच के रखो, खींच के रखो, जैसे आप देखते हो तीर धनुष को, जो एरो एंड बो होते हैं उसको खींच के रखते हैं ना, तो उस केस में उसमें हाइट तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको खींच के रख रहे हो ना, तो उसके शेप के कारण उसमें कौन सा एनर्जी होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण भी होता है और शेप के कारण भी होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी जो है ये होता है वेलोसिटी के कारण। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि उसके पोजीशन के लिए जो एनर्जी हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। Among the following in which material the speed of sound is highest? देखो साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, उससे थोड़ा कम स्पीड होता है लिक्विड, और उससे कम होता है गैस। सबसे ज्यादा ठोस में, सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड है ना, लिक्विड मतलब द्रव्य में, और उससे कम गैस में है ना, जो गैसेस जो होती है उसमें होता है। ठीक है, अब सॉलिड में, यहाँ तो सभी का सभी सॉलिड है, देखो निकल, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, तो बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा स्पीड है। ठीक है, नॉर्मली एयर में, हवा में जो स्पीड होता है, हवा में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बदलता है वैसे वैसे ये स्पीड भी बदलता है। तो जो ये मैं 332 मीटर पर सेकंड बता रहा हूं ना, ये याद रखना ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन अगर इसको 25 डिग्री सेल्सियस कर लो, हवा में, हवा में अगर 25 डिग्री सेल्सियस कर लो, उस समय तापमान, उस समय स्पीड कितना हो जाएगा? लगभग 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत बार देखा है, एसएससी सीएचएसएल के जीके में पूछते हैं ये सवाल कि 0 डिग्री वाला पूछते हैं और 25 डिग्री वाला पूछते हैं। तो ये दोनों वैल्यू याद रखो, 0 डिग्री में 332 मीटर पर सेकंड हवा में, और 25 डिग्री में कितना होगा? तो 346 मीटर पर सेकंड है ना। क्या है? साउंड की स्पीड। बहुत बार मैंने देखा है एसएससी एग्जाम के जनरल स्टडीज में, जीके में ये पूछते हुए। ठीक है, और सिर्फ सीएचएसएल में नहीं, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एग्जाम में मैंने देखा ये। अगला एमसीक्यू देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड? साउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? साउंड को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ना मीडियम चाहिए, कुछ होना चाहिए बीच में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ तो हो।
है ना। अगर कुछ मीडियम नहीं है तब वो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे अगर आप चंद्रमा में चले जाओगे या फिर आप स्पेस में चले जाओगे, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं है, तो दो आदमी अगर अंतरिक्ष में खड़े हो तो बगल बगल में भी खड़े हो ना, तो एक दूसरे का बात सुनाई नहीं देगा। ठीक है। जो लोग चांद पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, उनको एक दूसरे का बात सुनाई नहीं देगा, तो उनको कुछ स्पेशल मशीन वगैरह कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में तो हवा नहीं होता है ना, अंतरिक्ष में तो हवा नहीं होता है, तो साउंड क्या ट्रेवल कर पाएगा? नहीं, साउंड जो है वो नहीं ट्रेवल कर पाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। बाकी स्टेटमेंट देख लो। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, है ना, कानों के सामने बिना मतलब का एकदम जो है साउंड जो पसंद नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे? नॉइज बोलते हैं उसको। उसके बाद में हमारा साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो आप गले में देखो, हमारे गले में एक जो है ना वोकल कॉर्ड होते हैं, तो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं ना, जब वो हिलता है, जब वो वाइब्रेट करता है, तो उससे ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड। ठीक है। नाउ उसके अलावा देखो, फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी को ना हर्ज में मापते हैं। आप कभी एफएम सुनो तो वहां पे बोलता है ना 93 पॉइंट, मान लो ऐसे बोल देंगे 93.5 जो है मेगा हर्ज, ऐसे बोल देंगे। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। विच इंडियन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1930? तो 1930 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला? तो ये मिला किनको? सीवी रमन को। इनके नाम पे ही है ना रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट। देखो, एक फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है जरूर करो। ठीक है। अब कोई भी डाउट क्वारी हो तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने शेयर किया है, आप बात कर सकते हो मुझ पे। अब मैंने जो बताया ना, मेरा जो चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। अगला एमसीक्यू देखो। हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो भारत का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो कौन है? तो ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो जैसे मैंने बताया, हमारी कुछ और दूसरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, क्लास ऑक्साइड इंग्लिश। इन सभी यूट्यूब चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करो। क्या देखा हमने? तो हमने क्या करा, तो ये जो एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू वीडियो है, इसमें क्या करा हमने? तो हमने आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी फिजिक्स एमसीक्यू देख लिए। और एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं बायोलॉजी से जो भी सवाल पूछे गए हैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा, और अलग अलग विषय के जो भी सवाल पूछे गए हैं आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम में, वो सभी में लेके आऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू हम लोग कवर करेंगे। पसंद आया हो तो जरूर जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।